हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू द मेंटरशिप हब। और हम लोग पॉलिटी का पीवाईक्यू सीरीज देख रहे थे। ये तो चल ही रहा है, साथ में विवेक सर भी पॉलिटी का क्लास ले रहे हैं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पूरी जानकारी दी जा रही है। उसमें बाइलिंगुअल है, तो आप उस सीरीज को भी देखें। और वो लक्ष्मीकांत का सीरीज है, तो इसलिए आपको लक्ष्मीकांत पूरी अच्छी तरीके से वो विवेक सर के द्वारा कवर की जा रही है। और मैं जो हूँ वो पॉलिटी का जो यूपीएससी में पीवाईक्यू अभी तक के पूछे गए हैं सवाल अलग अलग सालों में, उसके बारे में देखेंगे पूरा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और ये इतने लाजवाब होगा कि आपको वैल्यू एडिशन का भी काम करेगा इसमें, जो कि आपको एक बेहतर आइडिया देगा। साथ में ये आगे कोई भी एग्ज़ाम के संबंधित इससे रिलेटेड आता है तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। तो ये बहुत ही पीवाईक्यू देखने से फ़ायदे क्या होते हैं कि आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ किस प्रकार सवाल आते हैं और इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी इसमें हो सकती है। तो ये सब सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा की जाएगी। इसका पार्ट 1 जो है वो पिछले संडे को अपलोड हुई थी, तो आप उसको भी देखें। और ये कंटिन्यूटी में है, ये पीवाईक्यू सीरीज 2 है ना। तो लेक्चर 2 होगा इसका। तो ये बहुत ही सही साबित होगा आपको यूपीएससी की तैयारी को क्रैक करने में, है ना। यूपीएससी को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं लिया हूँ और इसमें साथ में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत ही बेहतर तरीके से मैं इसको डिज़ाइन किया हूँ, जो कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देगा। तो इस प्रकार से हम लोग अगर करते चलेंगे तो आपको इससे संबंधित जो चैप्टर होगा लगभग वो कंप्लीट हो जाएगा इसी के द्वारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। तो पहला सवाल है, संविधान दिवस के बारे में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में सवाल ये पूछा गया था। कथन एक है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन नंबर 1 है। कथन 2 है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। ये कथन 1 और कथन 2 है। अब इसमें देखना है कि उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है ना। कौन सा सही है? ऑप्शन पहला ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। और कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या है। यानी कह रहा है, अगर जो पहली बार ये देख रहे होंगे वीडियो इस प्रकार के सवाल, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इससे पूछ रहा है कि क्या कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और जो कथन 2 है वो क्या कथन 1 का व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे कि संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन ये है, दूसरा ऑप्शन में ये है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करती है, लेकिन दोनों आपस में सही स्टेटमेंट हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो ये आप देखें और वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करें कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो व्याख्या करूँगा ही। हाँ, तो इतने देर में आप पॉज कर लेंगे और उसके बाद सही करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका विश्लेषण। अगर इसको यहाँ देखा जाए तो ये नागरिकों के बीच 26 नवंबर को ये प्रतिवर्ष जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है। ये कथन तो सही है, लेकिन ये कथन सही नहीं है। 26 नवंबर 1949 को ये प्रारूपण समिति नहीं बनाई गई थी। अंबेडकर जी तो अध्यक्षता किए थे, लेकिन ये 26 नवंबर को नहीं बनाई गई थी, इसलिए कथन ये रॉन्ग हो जाता है। तो जब कथन ये रॉन्ग है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ये ऑप्शन है कथन
वह एक सही है और कथन 2 जो है वो गलत है। कथन 1 सही है किंतु कथन गलत 2 है। सॉल्यूशन देखते हैं क्यों कथन 1 सही है। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है इसको बढ़ावा दिया जा सके और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया जा सके। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2015 से मनाई जा रही है। ये अम्बेडकर जी का 125वीं जयंती थी, उस समय से ये 2015 में शुरू हुई थी और तब से ये मनाया जा रहा है। कथन 2 का मूल्यांकन देखें, ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, ना कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट में यही डेट था, तो डेट से थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, डेट भी आपको फोकस होकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को यह संविधान सभा अंगीकार किया गया था, जैसा कि प्रस्तावना में मिलता है। प्रस्तावना में देखेंगे तो 26 नवंबर वो आपको अंगीकार करने का डेट दिया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो अन्य सदस्य देखेंगे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव जो BL मित्तल के स्थान पे ही आए थे, TT कृष्णमाचारी जो DP खैतान के स्थान पे आए थे। तो याद रखना आसान है कि इसको देखेंगे मित्तल के जगह पर कौन आए थे? माधवराव। ये बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल। तो मित्तल के जगह पे माधवराव आए और खैतान के जगह पे कृष्णा आए, है ना। DP खैतान के स्थान पे TT कृष्णमाचारी आए। इसलिए ये कथन तथ्यात्मक। की पॉइंट देख लेते हैं इसका। की पॉइंट क्या है? संविधान दिवस का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को संविधान, उसके मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। इसकी घोषणा 2015 में हुई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का देख लिया आपने, 29 अगस्त 1947 में बनी थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और हस्ताक्षर भी किया गया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन? इसका यह है, संविधान को तैयार करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। ये इम्पॉर्टेंट है ईयर कि कितने साल लगे हैं, ये स्टेटमेंट में पूछा जा चुका है कई बार। संविधान सभा में 284 सदस्य थे, जिनमें 284 सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन लागू होने की तारीख जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूर्ण रूप से संविधान को, जो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे। वो 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था ताकि 1930 में यह पूर्ण स्वराज दिवस को सम्मान दिया जा सके। जब इतिहास पढ़ेंगे तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषणा किया गया था मनाने की। इसलिए उस तारीख को ध्यान में रखते हुए, उसको सम्मान देते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ डे के रूप में भी पहले मनाया जाता था। पहले जो मनाया जाता था वो राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये था इतना इन्फॉर्मेशन एक का। तो इस प्रकार से अगर इन्फॉर्मेशन के साथ में करते चलेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। दूसरा देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में सवाल पूछा गया है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, यानी जब लोकसभा को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव आया हो तब क्या होगा वो, है ना। यह उस समय चर्चा में था, बहुत ही चर्चा में थे। विपक्ष के द्वारा लोकसभा में इसकी लाई गई थी हटाने के लिए। तो करंट से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। करंटली अगर आप अवेयर हैं तो यूपीएससी क्रैक करने में आसानी हो जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। वह पीठासीन नहीं होगा या होगी। दूसरा है, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। तीसरा है, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का ही हकदार नहीं होगा या होगा, का ही हकदार नहीं होगा, यानी वह संकल्प जो आया है
प्रथमतः मत देने का, अपने वोट देने का हकदार नहीं होंगे। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल दो या तीन सही है, या तीनों सही है। पॉज करके इसको देख लेंगे अच्छे से। व्याख्या देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन केवल एक सही है ना। क्यों एक सही है, इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सही इसलिए है कि जब लोकसभा के पद से हटाने का प्रस्ताव आया हो, कोई रिमूवल रेजोल्यूशन पर विचार हो, तो वह स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। वो स्वयं अध्यक्षता नहीं करेंगे, जो जिनके अगेंस्ट ये आया है, जो अध्यक्ष हैं। ऐसी स्थिति में जो डिप्टी स्पीकर होंगे या सदन द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता करेंगे। यह नियम कहाँ दिया गया है? लोकसभा के नियम 11 और संविधान के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है। कथन 2 गलत क्यों है? अध्यक्ष भले ही पीठासीन न हो, लेकिन सदन के एक साधारण सदस्य के रूप में बहस में भाग ले सकता है और बोलने का अधिकार रखता है। भारत में क्या व्यवस्था है अध्यक्ष को लेकर के, कि जो अध्यक्ष होंगे वह सदन का सदस्य भी होंगे। तो सदन का सदस्य होने का मतलब वो प्रेजेंट एमपी भी है, कहीं न कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके आए हैं। ब्रिटेन में जब एक बार लोकसभा का अध्यक्ष बन जाते हैं तो उनको एमपी का दर्जा खत्म हो जाता है, यानी वो सदन के सदस्य के रूप में नहीं रहते हैं। उसका कारण दूसरा है, वो इसलिए है कि वो किसी भी प्रकार के पार्टी का पार्टीशन में नहीं रहे। वो अध्यक्ष का पद जो होता है बिल्कुल निष्पक्ष होता है, तो निष्पक्षता से काम करें, इसलिए ब्रिटेन में ये व्यवस्था की गई है। लेकिन भारत में क्या है कि वो सदस्य सदन का रहते हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि सदस्य रहते हुए भी आप किसी भी पार्टी का आप मुखौटा नहीं बन के रहेंगे, पार्टी का पार्टीशन नहीं लेंगे। आपका पद जो है वो गरिमामय होना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। तो इसलिए गलत है। तो साधारण सदस्य के रूप में बहस में भाग लेते हैं, है ना, और बोलने का भी अधिकार रखते हैं। कथन 3 क्यों गलत है? वो इसलिए है कि यदि वह सदन के सदस्य के रूप में उपस्थित हैं तो मतदान का अधिकार भी रखते हैं। जब वो सदस्य के रूप में तो मतदान कर सकते हैं, एमपी के रूप में वो सदस्य हैं तो वो मतदान कर सकते हैं, लेकिन वही जब उनका जो अध्यक्ष पद पर रहते हैं तो उनका कास्टिंग वोट होता है। यानी जब अगर टाई हो गया हो सदन में वोटिंग में, तो अध्यक्ष का जो वोट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किधर वोट करते हैं। जिधर वोट करेंगे उनका उधर की ओर मतलब ज़्यादा वोट हो जाएगा तो बिल जो है पास हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सदस्य के रूप में है तो उनको वोट करने का प्रथमता वो अधिकार मिलता है। कास्टिंग वोट जो है वो निर्णायक मत होता है, केवल पीठासीन स्थिति में लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। केवल जब वह अध्यक्ष हैं तभी यह लागू होता है कास्टिंग वोट। लेकिन हटाने जाने का जब प्रस्ताव आया हो तब तो वो कोई और अध्यक्षता कर रहे हैं, तो फिर इनका कास्टिंग वोट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो उनका लेकिन हटाने का प्रस्ताव पर वह पीठासीन नहीं होते हैं, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए कथन 1 सिर्फ सही है। न्यूज में देखिए ये क्यों सवाल पूछा गया था कि 2024 में यह सवाल पूछा था। यह संसद की कार्यवाही और अध्यक्ष की निष्पक्षता से संबंधित है। वो उस समय ओम बिरला जी के अगेंस्ट में यह लाया गया था। की पॉइंट्स देख लेते हैं। संविधान अनुच्छेद 93 में लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 94 में क्या है? अध्यक्ष के हटाने, त्यागपत्र या पद रिक्त होने के बारे में जानकारी दी गई है। रिमूवल प्रोसीजर देख लेते हैं थोड़ा। क्या है रिमूवल प्रोसीजर? अध्यक्ष को लोकसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा है प्रस्ताव से पहले कम से कम 14 दिन का पहले नोटिस देना आवश्यक है। अगर 14 दिन पहले नहीं देते हैं तो वो अमान्य हो जाएगा। प्रस्ताव पर विचार के दौरान अध्यक्ष पीठासीन नहीं होते हैं, ये हम लोग देख लिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? अध्यक्ष का पद क्या होता है? नॉन पार्टीशन, गैर पक्षपाती। हटाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन है ताकि पद की गरिमा बनी रहे। और
स्वतंत्रता के बाद का स्थिति देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल एक बार 1987 में बलराम जाखर के विरुद्ध रिमूवल मोशन लाया गया था, जो कि असफल रहा था। तो ये इतने एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि किन के विरुद्ध लाया गया था जो रिमूवल मोशन जो असफल रहा। तो यह बलराम जाखर थे। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तीसरा है बजट से संबंधित। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। 2024 में सवाल पूछा गया है। पहला है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। यानी बजट जो है प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री संसद में यह वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। दूसरा, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, न एक सही है न दो सही है। पॉज कर लेंगे और देखेंगे। चलिए, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का इसमें अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक और दो क्यों सही है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, आमतौर पर इसको केंद्रीय बजट कहते हैं। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री जो है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं। आप लोग बजट सेशन देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर बजट सेशन जब आता है तो उस समय ज़रूर देखें, जब ये केंद्रीय बजट जब पेश होती है उस समय। दूसरा ये इसी का है, यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाने के लिए अनुच्छेद 112 में दिया गया है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 112, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगे और व्यवहार में यह कार्य वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। कथन दो सही क्यों है? अनुच्छेद 113(3) के अनुसार अनुदानों की मांग यानी डिमांड फॉर ग्रांट भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति के बिना यह डिमांड फॉर ग्रांट्स ये पहले परमिशन लेना पड़ता है राष्ट्रपति से। यह प्रावधान इसलिए है क्योंकि खर्चे का प्रस्ताव कार्यपालिका की ओर से आने चाहिए, यानी एग्जीक्यूटिव होते हैं, आने चाहिए, ताकि संसद केवल चर्चा और अनुदान करें। तो इसमें क्या है कि जो लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, इसमें एग्जीक्यूटिव के द्वारा आए इसलिए यह व्यवस्था किया गया है और सिर्फ चर्चा हो, है ना, इसके अलावा और उस पर वोटिंग ये सब कुछ नहीं होता है। इसका की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट्स क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण 112 अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जिसमें अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण होता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स अनुदानों की मांग के बारे में क्या है? प्रत्येक मंत्रालय का खर्च प्रस्ताव रहता है, उसमें दिया, आप देखे होंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री में इतना दिया गया, आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में इतना दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री में इतना दिया गया। तो अलग अलग मिनिस्ट्री को अनुदान के रूप में ये जो है पैसे प्रस्ताव उसमें रहता है, जिसे केवल लोकसभा स्वीकृत करती है। राष्ट्रपति की अनुशंसा 113(3) और अनुच्छेद 117(1) में बाध्यता है। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, 101(3) अनुच्छेद और अनुच्छेद 117(1) में बाध्यता है। संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? बजट की तैयारी वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, प्रस्तुत वित्त मंत्री द्वारा संसद में की जाती है, चर्चा और मतदान लोकसभा में डिमांड फॉर ग्रांट्स आती है, और विनियोग विधेयक जो है अप्रोप्रिएशन बिल और वित्त विधेयक पारित करना होता है। यह एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहला बजट जो था स्वतंत्र भारत में 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था, और कौन इनके सबसे पहला पेश करने वाले थे? R.K. शनमुखम चेट्टी जी जो द्वारा यह पहला बजट दिया गया था। 2017 में
2017 से केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है और यह पहले मार्च के अंतिम कार्य दिवस पर होता था, लेकिन 2017 से यह 1 फरवरी को कर दिया गया। इसके अलग कारण है। बजट के 2 भाग होते हैं, राजस्व बजट और पूंजी बजट। तो ये बजट से संबंधित सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत इजी है, कभी कभी इजी सवाल भी पूछते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? वन लाइनर भी पूछ लेता है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है। सी राजागोपालाचारी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, TT कृष्णमाचारी थे या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? इसको देख लीजिए आराम से, आप लोग को मालूम भी होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सभापति बनाए गए थे, प्रोविजनल प्रेसिडेंट। इनका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उन्होंने अध्यक्षता की थी। जब दूसरी बार बैठक हुई तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। तो ये 2 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। की पॉइंट्स क्या है? संविधान सभा का गठन जो होता है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, उसके तहत हुई। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। अस्थायी सदस्य आपने देख लिया। अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बनते हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो HC मुखर्जी थे। महत्वपूर्ण समितियां हैं, प्रारूपण समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा के अध्यक्षता में हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव समिति, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, वकील और सांसद थे। वे बिहार से आते थे। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती नेताओं में शामिल थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 296 ब्रिटिश का भारतीय प्रांतों से और 93 जो थे देसी रियासतों से चुन करके आए थे। इनडायरेक्ट उसमें इलेक्शन हुआ था। अगर स्टेटमेंट में पूछता है कि डायरेक्ट इलेक्शन से आए थे या इनडायरेक्ट से, तो यह इनडायरेक्ट इलेक्शन होकर के आए थे। संविधान सभा ने यह देख ही लिया कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को तैयार करने में लगा था। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन थे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है? 2024 में सवाल पूछा, यानी 368 अनुच्छेद के आधार पे संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा, मतलब किन्हीं के द्वारा, मतलब इसमें किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकते हैं। मतलब वो क्या कर सकते हैं? संसद परिवर्धन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, निरसन कर सकते हैं। कौन सा सही है? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 3 सही है, या केवल 1 और 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है? व्याख्या देखते हैं। यह ऑप्शन तीनों सही है। देखते हैं क्या करके। संविधान का अनुच्छेद 368 आप लोग जानते हैं, इसमें अमेंडमेंट का प्रोविजन है, संशोधन करने का। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन मीन्स एडिशन कर सकते हैं, कुछ चीज़ जोड़ सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और निरसन कर सकते हैं मीन्स रिपील कर सकते हैं, कुछ चीज़ हटा सकते हैं। अगर कोई चीज़ है तो हटा सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 जो था वो हटाया गया, द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। तो तीनों इसमें आ जाएगा। यह संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है और कुछ मामलों में राज्यों की आधी विधानसभाओं की भी सहमति आवश्यक होती है।
तो ये आप लोग 368 अच्छे से पढ़ेंगे। की पॉइंट्स क्या है इसका? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया बताया गया है। संशोधन के तरीके क्या क्या हैं देखते हैं। विशेष बहुमत द्वारा क्या होता है इसमें, जैसे विशेष बहुमत द्वारा फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कई बार किए गए हैं, तो यह विशेष बहुमत के द्वारा हुआ है। विशेष बहुमत और राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति। ऐसा नहीं समझे कि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट में ही होता, और भी ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जब ये पॉलिटिका आप देखेंगे विवेक सर के द्वारा कवर की जा रही है, उसको भी करेंगे तो काम हो जाएगा। विशेष बहुमत और राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति चाहिए, जिसमें कैसा चीज़ों में हटाने या जोड़ने की बात हो, जैसे संघ राज्य संबंध के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि के बारे में। तो ये सब सारे विशेष बहुमत और राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। शक्ति की सीमा क्या है इसमें? मूल संरचना सिद्धांत जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था 1973 में केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। ये आप लोग भली भांति परिचित हैं, मैं इसका कई बार लिखवाया भी हूँ इसके बारे में आप लोगों से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? पहला संशोधन 1951 में हुआ था। यह पूछा जा चुका है कि पहला संशोधन कब हुई थी यूपीएससी के द्वारा, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध जोड़े गए थे, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के उसमें संशोधन था, और भी आपका शेड्यूल 9 ऐड किया गया था उसमें। अब तक के 107 आई थिंक 107 या 106 ऐसे संशोधन हो चुके हैं, देख लेंगे इसमें। अमेंडमेंट की जो परिभाषा है अनुच्छेद 368 में दी गई है, जिसमें एडिशन रिपील ये सब तीनों शामिल है। तो ये इतना इससे बेसिक जानकारी था। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में सवाल ये पूछा गया है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। मतलब आंतरिक विक्षोभ किसी प्रकार के आए तो वह केंद्र सरकार का जिम्मेवारी है कि वह राज्यों को बचाए। दूसरा है, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करती है, यानी उनको एडवोकेट हायर करने का अधिकार मिलता है। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी अगर पुलिस के समक्ष किसी प्रकार के जो अभियुक्त है, अगर वो गवाही दिया हो या तो बात स्वीकार किया हो, तो क्या यह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं, यह आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पूछ रहा है। पॉज कर लेंगे। इसमें देखना है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, या कोई भी सही नहीं है। इस प्रकार से सवाल आते हैं, और यह नया ट्रेंड है कि आपको क्लैरिटी लेवल पूछता है, और ये एक तरह से जितना क्लियर कॉन्सेप्ट रखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इसको बना पाएंगे। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो केवल 2 सही है, 2 स्टेटमेंट जो है वह सही है। क्यों सही है देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है 355, कि केंद्र का कर्तव्य है राज्यों की रक्षा करना बाहरी आक्रमण द्वारा और आंतरिक अशांति से भी बचाना है। जैसे मणिपुर में अभी आप देखे होंगे कि कितने लंबे समय से ये चलता आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह केंद्र का जिम्मेवारी है कि आंतरिक विक्षोभों, आंतरिक अशांति को भी ठीक करना। यह प्रावधान केंद्र को आवश्यकता अनुसार राज्यों में हस्तक्षेप करने का संवैधानिक आधार देता है। तभी तो इसी के आधार पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी भी स्टेट में। दूसरा कथन क्यों सही है। संविधान के अनुच्छेद 22(3)(b) के अनुसार यह फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। निवारक निरोध, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, किसी को अगर शक हो कि ये इस प्रकार का कुछ होने वाला है तो उनको
अरेस्ट कर लिया जाता है तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। में रखे गए व्यक्ति को कुछ अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, जिनमें अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत वकील से परामर्श लेने का अधिकार भी शामिल है। यानी वो परामर्श ले सकते हैं अपने वकील से अगर वो डिटेन करते हैं तो, अरेस्ट करते हैं तो। कथन 3 क्यों गलत है? कथन 3 के बारे में ये है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, जिसको पोटा कहा जाता है, 2002 के धारा 32 के अनुसार पुलिस अधिकारी जो अधीनस्थ अधीक्षक स्तर या उससे ऊपर है के समक्ष अभियुक्त द्वारा दी गई स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन उसने जो किया हो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। क्या होना चाहिए? ये डीएसपी या डीएसपी से ऊपर के पद का व्यक्ति जो हो, अधिकारी हो, उनके समक्ष अगर वो कन्फेस किया हो, बात को स्वीकार किया हो, उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया कर सकते हैं। अदरवाइज अगर थाना में जो इंस्पेक्टर होते हैं, दरोगा होते हैं या जो पुलिस होते हैं, इंचार्ज हैं, उनके समक्ष अगर कोई कबूल करते हैं कोई बात, तो वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, वो साक्ष्य नहीं मानी जाएगी, बशर्ते या स्वेच्छा से दी गई हो। ये भी ध्यान रखना, स्वेच्छा इम्पॉर्टेंट है और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। ऐसा नहीं हो कि डंडे के जोर पे किसी चीज़ को कबूल करवा लिया गया हो। तो इसलिए यह 3 गलत है। पुलिस के समक्ष कोई भी चीज़ें मान लेने से नहीं हो जाएगा। ये न्यूज में हमेशा रहता है। न्यूज भी देखेंगे तो 355 और अनुच्छेद 22 जो है अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और निवारक निरोध कानून, जैसे NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो हो गया, UAPA एक्ट हो गया, है ना, के संदर्भ में हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। की पॉइंट्स क्या है? 355 जो है राज्यों की सुरक्षा केंद्र का दायित्व बन जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? अधिकतम अवधि जो है इसका अगर रखते हैं तो संसद के कानून से 12 महीने, कुछ मामलों में राज्यों के कानून के अनुसार भी होता है, 12 महीने तक के उसको जेल में रखा जा सकता है। भारत में इस प्रकार का प्रावधान रखने वाला संविधान के कुछ गिने चुने लोकतंत्र में से है। मतलब कि और भी लोकतांत्रिक देश जो हैं वो ऐसा नहीं है, रखे हैं प्रावधान, लेकिन भारत में ऐसा है। पोटा क्या था? 2004 में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इससे सवाल बन रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति को साक्ष्य माना जाता था, जिसे दुरुपयोग की संभावना बढ़ी, है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं इसका। अनुच्छेद 355 के आधार पे यह संविधान के भाग 18 में है, आपातकालीन उपबंध के अंतर्गत आता है, 18 है, ये ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 18 में है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को यह आश्वासन देना है कि केंद्र उनकी रक्षा करेगा। यह प्रावधान प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 लागू करने के औचित्य के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके 2 प्रकार के होते हैं जो लगते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन के और आंतरिक अशांति का, यानी बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करना होता है राज्यों को। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में अनुच्छेद 22(1) और 22(2) सामान्य गिरफ्तारी पर अधिकार है। वकील से परामर्श ले सकते हैं। 24 घंटा में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी होती है। अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया हो तो 24 घंटे के अंदर वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो थाना से मजिस्ट्रेट के तक ले जाने में जो जर्नी का टाइम होता है उसको काउंट नहीं किया जा सकता इसमें। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि क्या जो पुलिस जब अरेस्ट की और उसके बाद लाने तक के यानी जब मजिस्ट्रेट तक के लाने का जो समय होता है क्या उसमें काउंट होती है? तो ये नहीं होती है। अनुच्छेद 22 में 22(3)(b) के तहत निवारक निरोध में इन प्रकार से छूट दी जा सकती है। संसद ने निवारक निरोध अधिनियम, जिसको पोटा कहते हैं, निवारक निरोध अधिनियम 1950 पारित किया था, अब निरस्त कर दिया गया। लेकिन इसके स्थान पर NSA, कोफेपोसा जैसे कानून अभी भी मौजूद हैं। भारत में निवारक निरोध की अधिकतम अवधि संसद द्वारा निर्धारित होती है। अभी NSA के द्वारा तहत जो है 12 माह तक के इसको रखा गया है कि 12 माह तक उसको रख सकते हैं, 1 साल। पोटा क्या है? पोटा 2002 प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था। ये 2001 में संसद हमला जब हुआ था उसके बाद ये लाया गया था और आतंकवादी घटनाओं के बाद आया।
धारा 32 इसके अनुसार क्या है, पुलिस अधिकारी जो डीएसपी स्तर या उससे ऊपर के सामने दी गई कन्फेशन या स्वीकार किया गया बात अदालत में साक्ष्य के रूप में मान्य है। मानव अधिकार संगठनों और अदालतों ने इसके दुरुपयोग की आशंका जताई है ना, इसीलिए इसको फिर 2004 में निरस्त कर दिया गया और कई प्रावधान इसके यूएपीए एक्ट में रख दिया गया। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन कौन सा है ये? अनुच्छेद 355, 356 का अंतर ये है कि ये 355 केंद्र का कर्तव्य बताता है, 356 में आपातकालीन कार्रवाई होता है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है। निवारक निरोध एक विवादित प्रावधान है क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालता है यह, तो इसे आप समझ गए होंगे कि क्या इसके द्वारा पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। 2023 का सवाल है ये। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ये पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देख लेंगे आराम से, खोज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है या सभी चार सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। इसमें केवल एक सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, उसमें केवल एक सही है। कौन सा सही है? तो यही सही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसी समय ये चर्चा में रहा था, लगातार लंबे समय तक की चर्चा में रहा था, इसलिए पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये देखें संवैधानिक निकाय क्यों है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनुच्छेद 338B, मोस्ट इंपॉर्टेंट 338B के तहत स्थापित किया गया है ना, तो ये याद रखिएगा। 338B के द्वारा या 102वें संविधान संशोधन के द्वारा यह एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था। आप सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कितने सालों का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। ये 2018 में संविधान संशोधन आया था, बना था, और 2023 में ये सवाल पूछा गया, तो 2-3 साल तक ये लगातार बने हुए भी थे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो लगातार बने हुए हैं बॉडी या तो कोई भी न्यूज में, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लैरिटी रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट इसका देखें। पहले यह वैधानिक निकाय था, यानी यह आपका कानून के द्वारा बनाया गया था। एनसीबीसी एक्ट 1993 के तहत इसको बनाया गया था, लेकिन 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। कार्य क्या करते हैं? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों की जांच, सिफारिश और सलाह देना होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देखते हैं, NHRC। यह गैर संवैधानिक वैधानिक निकाय है, यानी यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वैधानिक निकाय है, जो 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए यह बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन होते हैं? सेवानिवृत्त जो रिटायर हो गए हैं, CJI या तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही हो सकते हैं। इसमें संशोधन किया गया था 2019 में, इसको अच्छे से भी कर लेंगे, हमेशा न्यूज में रहता है। राष्ट्रीय विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यह भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक है, और यह गैर वैधानिक भी है ना। ये नॉन लीगल बॉडी भी है और यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गैर वैधानिक निकाय है और गैर संवैधानिक निकाय, दोनों है ये। सरकार द्वारा समय समय पर एक कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से यह पारित हुआ था, गठित हुआ था यह, मतलब कि समय समय पर इसको बनाया जाता है। अभी जैसा कि 22वां विधि आयोग चल रहा है, बना हुआ है। कानून सुधार करने के लिए पुराने कानून को निरस्त करना, नए कानून को सुझाना या सुझाव देना, इनका काम होता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। लॉ कमीशन आमतौर पर 3 साल का कार्यकाल होता है इनका। वर्तमान में 22वें विधि आयोग बने हैं, जिनके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग देखते हैं।
यह गैर संवैधानिक है, लेकिन यह वैधानिक निकाय है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया। अब यह 2019 के अधिनियम के तहत इसको गठन कर दिया गया नए तरीके से। उपभोक्ता विवादों का निवारण करना इनका काम है और अपील सुनना है। NCDRC के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हो सकते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता और अधिकार संरक्षण को देखते हैं। न्यूज में क्यों था 102वां संशोधन, जैसा बताया ये, उस समय मराठा रिजर्वेशन केस ये सब चल रहा था 2021 में, है ना। NCBC की भूमिका पर चर्चा हुई, ने इन विषय को प्रासंगिक बनाया। तो इस प्रकार से पढ़ाई करने होते हैं। की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स क्या है? संवैधानिक निकाय किसको कहते हैं? संविधान में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख मिलता है और परिभाषित किया गया है। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, UPSC हो गया जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कैग हो गया, NCBC हो गया और अदर बॉडी हो गया। वैधानिक निकाय किसको कहते हैं? संसद के द्वारा जो संसद के कानून के द्वारा यह स्थापित किया जाता है, जैसे NHRC हो गया, NCDRC हो गया। गैर वैधानिक निकाय क्या हो गया? केवल कार्यकारी आदेश, जैसे कि विधि आयोग बनाया गया, यानी एग्जीक्यूटिव के द्वारा यह बना दिया गया, एग्जीक्यूटिव के द्वारा यह बनाया जाता है, जिसको गैर वैधानिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2022 में सवाल पूछा गया है। ये भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। यानी संविधान के द्वारा यह 4 श्रेणी में बांटा गया है, ये पूछ रहे हैं। दूसरा है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या न 1 सही है न 2 सही है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग का लाइक और कमेंट ही मेरी प्रशंसा होती है। और मैं अगर किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर अपने सुझाव को रखेंगे और उस सुझाव पर मैं काम करूँगा। देखिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? केवल 2 सही है, 2 स्टेटमेंट उसमें सही है। पहला गलत क्यों है? कि भारत का संविधान जो है ना, ऐसा कहीं भी बात नहीं कही है कि आप 4 प्रकार के मंत्रियों में बांटेंगे। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, उप मंत्री जैसे श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करता है, यह ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 केवल मंत्री परिषद की बात करती है, श्रेणियों की उल्लेख नहीं करती है। यह वर्गीकरण व्यवहार और प्रशासनिक प्रथा को पर आधारित है, न कि संवैधानिक प्रावधान है। तो ये इस प्रकार का पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा सही क्यों है? 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यानी प्रधानमंत्री को मिला करके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यह किसके द्वारा व्यवस्था किया गया? संविधान का 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। यह प्रावधान 75(1)(a) में जोड़ा गया। इसका की पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार से राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 75(1)(a) में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दिया गया है। यही राज्यों में भी व्यवस्था है, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जहाँ हर स्टेट के अपने जो विधानसभा का जितना स्ट्रेंथ है उसका। अगर किसी विधानसभा का स्ट्रेंथ 60 है तो वहाँ 15% का मतलब 9 होना चाहिए, है ना। लेकिन मिनिमम कितना रखा गया है? 12 रखा गया है।
ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी सवाल पूछता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए कि स्टेट को चलाने के लिए मंत्री, तो मिनिमम 12 मिनिस्टर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग सीएम। तो मिनिमम ये सवाल बनते हैं। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा हैं, अगर 100 का स्ट्रेंथ है तो 15 मिनिस्टर उसमें चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये कमेंट करेंगे कि कौन कौन सा स्टेट में 60% विधानसभा का मेंबर है, यानी कि विधानसभा सीट 60 है, परसेंट नहीं है, 60 विधानसभा सीट है। और 60 से कम कौन सा स्टेट में है, 60 से कम कौन सा स्टेट का विधानसभा मेंबर है। 91वां संशोधन में क्या किया गया था, मंत्रिपरिषद के लिमिट को सीमित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था राजनीतिक स्थिरता को लाना और लोक धन की बचत करना था। राज्यों में यह सीमा विधानसभा के कुल सदस्यों के 15%, लेकिन न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए, जैसा अभी मैंने बताया। मंत्रिपरिषद की श्रेणी जो रखे गए हैं व्यवहारिक रूप में, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री प्रशासनिक प्रथा से विकसित होता है। सब इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यह क्यों लाया गया था 91वां संविधान संशोधन, यह दल बदल विरोधी कानून था, उसके लिए लाया गया था। आप लोग बताएंगे कि दल बदल विरोधी जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट के तहत ये इसमें संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें मंत्रिपरिषद को ये इसमें सीमित कर दिया गया था 91वें संविधान संशोधन। उसमें आया राम गया राम का बहुत फेमस एक कोटेशन था, आया राम गया राम, इसकी कहानी अलग है। 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों का कार्य सीमित करने का उद्देश्य ये देख लिया हम लोग। इस सीमा से पहले कई राज्यों और केंद्र में आवश्यक रूप से बड़े आकार के मंत्री बनती थी। पहले उसको भी शामिल कर लो, उसको भी शामिल कर लो, उसको मतलब प्रलोभन के आधार पे कि वो हमारे साथ बने रहे, बिदक न जाए, भाग न जाए, इसको लेकर के तो उसको सीमित कर दिया गया कि इससे ज़्यादा 15% से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं आप। कैबिनेट मंत्री नीति निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जबकि राज्य मंत्री और उप मंत्री उनका सहयोग करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो मेन रूप से नीति निर्माण का काम करते हैं, और राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री जो हैं उनका सहयोग करते हैं, उस मिनिस्ट्री को देखते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले, स्वतंत्र प्रभार का जो काम होता है का मतलब ये हो गया कि उनके ऊपर जो कैबिनेट मंत्री है वो नहीं है, यानी जो स्वतंत्र प्रभार है वही टोटल मंत्री का ये देखेंगे, है ना। स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर जो कैबिनेट मंत्री का नहीं होना स्वतंत्र प्रभार कहलाता है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2022 में पूछा गया ये सवाल। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। कोई भी संशोधन अगर आता है संविधान में तो क्या उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। दूसरा है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अनुमति दे दें। ध्यान रखिएगा, बाध्यकर। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो ये कितने इसमें स्टेटमेंट सही है? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1, 2, 3 तीनों सही है। तो पॉज करके देख लेंगे अच्छे से। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो इसमें केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। क्यों सही है देखते हैं। पहला क्यों गलत है? संविधान संशोधन विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश का कोई आवश्यकता नहीं है, यानी संशोधन करने के लिए डायरेक्ट बिल मंत्री के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा या अन्य के द्वारा भी लाई जा सकती है। ऐसा प्रावधान केवल कुछ वित्तीय अनुदान संबंधी विधेयकों में होता है, जैसे 110 धन विधेयक हो गया या तो उस तरह के विधेयक में आते हैं, सिर्फ उसमें है, ना कि संविधान संशोधन के लिए। अनुच्छेद 368 में कहीं भी प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है। कथन 2 क्यों सही है? 368(2) के अनुसार जब कोई संविधान संशोधन विधेयक
संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाता है और आवश्यक होने पर राज्यों की आधी विधानसभा से भी जो पारित होने की आवश्यकता होती है उसके लिए, तब राष्ट्रपति के लिए यह हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। यानी 2 बार चांस मिलता है, एक बार वो उसको फिर रिकमेंड करने के लिए कि आप इसको पुनः देख लें, अगर पुनः वो चीज़ें चला जाता है तो वो साइन करना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रपति से ना तो रोक सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये इसके लिए है कि राज्यों की आधी विधानसभा के साथ में जब बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित होता है, उसके लिए साधारण बहुमत वाले ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा क्यों सही है? संविधान संशोधन विधेयक के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत आवश्यक है और इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जब आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। वो इसलिए कि अलग अलग दोनों का पास होना अनिवार्य है, इसीलिए ज्वाइंट सीटिंग की बात नहीं की गई है, संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं की गई है। जब विशेष बहुमत के से जब कोई भी बिल पास होता है तब, नहीं तो फिर वैसे तो क्या होगा कि अगर ज्वाइंट सीटिंग का अगर व्यवस्था हो जाती, इसका नहीं रखने का कारण मैं बता रहा हूँ, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम है। जब ज्वाइंट सीटिंग होगी तो ऑटोमेटिक ये है कि जो बिल लाई गई है सरकार के द्वारा, तो लोकसभा के मान लिया जो बिल है वो ऑटोमेटिक वो मतलब कि पास हो जाएगा। तो इसलिए विशेष बहुमत के द्वारा ये ऐसा व्यवस्था रखा गया है कि नहीं, दोनों में जब तक आप इंडिविजुअली पास नहीं करेंगे तब तक के ये काम नहीं बनेगा, मतलब कि राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। ज्वाइंट सीटिंग ऐसे डेडलॉक की स्थिति में नहीं किया जा सकता है कि ज्वाइंट सीटिंग का व्यवस्था हो। यानी लोकसभा और राज्यसभा का ये तो ज्वाइंट सीटिंग के बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से कि कौन कौन से उसमें व्यवस्था किस में किया गया है और ज्वाइंट सीटिंग होती क्या है और उसका बैठक में अध्यक्षता कौन करते हैं। यदि किसी सदन में बहुमत नहीं मिलता तो बिल्कुल ये जो बिल जो है ना स्वतः विफल हो जाता है ना। तो ये व्यवस्था है। की पॉइंट देखेंगे 368(2) के तहत दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की आधी विधानसभाओं की भी स्वीकृति आवश्यक होती है, जैसा कि ऊपर देखे हैं इससे संबंधित सवाल। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना होता है। इसमें देखेंगे विशेष बहुमत का उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 प्लस इसका सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। 2/3 जो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो तभी विशेष बहुमत इसको कहा जाता है। 2/3 याद रखिएगा, ये 2/3 इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक केवल सामान्य विधेयकों के लिए यह व्यवस्था है। अनुच्छेद 108 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं। संविधान संशोधन विधेयक के लिए अगर आता है तो उसमें नहीं होगा। 108 जो है वो पिछले बार क्लास में भी चर्चा किए थे, यह इसमें ज्वाइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक की बात करती है 108 के तहत। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? अब तक 100 से भी ज़्यादा संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, इससे पहले भी बात किए, ध्यान रखिए। 105वां संशोधन 2021 में हुआ था। ये आप कमेंट करके बताएंगे कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 105वां संविधान संशोधन में क्या प्रोविज़न, क्या बदलाव किए गए थे, किससे संबंधित है, कमेंट कीजिए। कमेंट इसलिए मैं देता हूं ताकि आप भी इंगेज रहें और आपको भी इस चीज़ों से मालूम हो कि हाँ इसमें करने क्या है, क्या पढ़ने हैं, तो कमेंट जरूर करेंगे। केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना की बात की गई थी, जिसमें बदलाव नहीं की जा सकती है। 42वां संविधान संशोधन, जिसमें व्यापक रूप से संशोधन हुई थी, इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 में पूछा गया था सवाल, लंबा स्टेटमेंट है थोड़ा। HN सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था।
न्यायालय की अमान्य अधिनियम 1971 पारित किया गया था HN सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण के आधार पर। दूसरा है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। क्या संविधान में ऐसा बात की गई है? भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। किसमें? संविधान में। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो इसमें देखना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2, 3, 1, 2, 4 सही है, केवल 3 और 4 सही है, या केवल 3 सही है। पॉज करके इसको सोल्व करेंगे अच्छे से ध्यानपूर्वक। चलिए व्याख्या देखते हैं। इसमें 1, 2 और 4 सही है, यानी 3 इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है देखते हैं। कथन 1 सही क्यों है? HN सन्याल समिति जो 1961 में बनी थी, इसी के आधार पर न्यायालय की अवमान्य अधिनियम 1971 पारित किया गया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इस अधिनियम ने अवमानना को परिभाषित किया, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए उसकी व्यवस्था की गई और दंड को स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई। कथन 2 क्यों सही है? संविधान का अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट के लिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूज में भी था ये। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए अवमानना की व्यवस्था है, अनुच्छेद 215 या हाई कोर्ट के लिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देता है। कथन 3 क्यों गलत है? देखिए यहाँ, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना की परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है, बल्कि यह न्यायालय के अधिनियम जो 1971 में बनी थी धारा 2 में इसकी चर्चा की गई है। यानी यह व्याख्या नहीं की गई है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है कि क्या होनी चाहिए, सिविल अवमानना क्या है, आपराधिक अवमानना के कैटेगरी में कौन कौन सा आएगा, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो परिभाषा से अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं कि इसमें क्या परिभाषित किया गया है या नहीं किया गया है, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो या तो अदर भी जितने जो चीज़ें होती हैं। तो इसको जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि किसका परिभाषा दिया गया है, किसमें नहीं दिया गया है ना। सिविल अवमानना क्या होता है? न्यायालय के कोई आदेश या निर्देश जानबूझकर अवहेलना करना सिविल अवमानना के अंतर्गत आता है। यानी न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया गया हो या निर्देश दिया गया हो और उसको आप नहीं मान रहे हो, जैसे आपको कोर्ट ऑर्डर आया और कोर्ट ऑर्डर में उपस्थिति की बात की गई तो आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके ऊपर सिविल अवमानना लग जाएगा। आपराधिक अवमानना क्या होता है? न्यायालय की बदनामी करना, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, न्याय में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे आपराधिक अवमानना में आएगा। इसकी व्याख्या किस में की गई है? यह न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में। कथन 4 क्यों सही है? वो इसलिए सही है कि संसद के पास इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, यानी सूची 1 के तहत संघ सूची में यह व्यवस्था की गई है कि यह संसद के द्वारा इस विषय पर कानून बना सकती है। न्यूज में था उस समय, इसीलिए सवाल पूछी गई थी। 2021 में कई मामलों में न्यायालय की अवमानना के मुद्दे ने सुर्खियां बटोरी थी, जैसे प्रशांत भूषण मामला, ये बहुत बड़े वकील हैं, है ना। तो ये उस समय इनके ऊपर ये लगा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स का, है ना। तो ये प्रशांत भूषण मामला हुआ था, इसलिए पूछी गई ये सवाल। कानून में सुधार की मांग समय समय पर होती रही है ताकि आपराधिक अवमानना की परिभाषा जो है वो संकीर्ण है, उसको सही से व्याख्या की जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं कोर्ट को तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। की पॉइंट्स देखेंगे, जैसा कि देखें अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, इसीलिए अवमानना लगता है और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को यह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया है। कोर्ट ये पूछा जा सकता है सवाल कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अनुच्छेद किस में किया गया है, तो अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के लिए 129 और हाई कोर्ट के लिए 215 और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में आया था। सिविल और आपराधिक अवमानना को परिभाषित किया गया। अधिकतम सजा जो है 6 महीने की कैद है और 2000 रुपये की जुर्माना है। संसद की शक्ति 142(2) के तहत यह संघ सूची में प्रविष्ट की गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? एच.एन. सन्याल कमेटी 1961 के तहत यह अमान्य कानून को स्पष्ट और एकरूप बनाया जाने के लिए वह एक्ट आया था 1971 में। एच.एन. सन्याल का ये रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था एक्ट। 2006 संशोधन में इसमें किया गया। 2006 में सत्य और सार्वजनिक हित में की गई बात को आपराधिक अवमानना से छूट प्रदान करती है। अगर आप कोर्ट की अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो सत्य है और सार्वजनिक हित में हो तो आपको आपराधिक अवमानना नहीं माना जाएगा। भारत में अवमानना कानून की आलोचना इस आधार पर होती है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है उस पर सीमित होता है। अगर आप कोर्ट में आप जानते हैं कि कितने कई प्रकार के धांधली भी होती है या तो फिर और भी प्रकार के जो कुछ समस्या है, तो अगर आप क्रिटिसाइज या उसकी बात नहीं करेंगे तो फिर सुधार कैसे आएगा। तो इसलिए ये देखा गया कि अगर वो उसको रोक दिया जाएगा, चुप कर दिया जाएगा तो फिर स्वतंत्र ये न्यायालय में किस प्रकार से पारदर्शिता और ये सब सारी चीज़ें को अपेक्षा कर सकते हैं, है ना। तो ये था पॉलिटी का सीरीज 2। आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। यह वीडियो रेगुलर इसी प्रकार से आपको मिलते रहेगा। और विवेक सर के द्वारा उधर चलाया जा रहा है पॉलिटी की, तो उसको भी ध्यान से देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या और सही तो वो पढ़ा रहे हैं। तो आपको अगर इतने करते चलेंगे तो ये चीज़ें नहीं दिक्कत होगी। और मैं प्रयास करूँगा कि और भी वीडियो का फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊँ। मेरे पास जैसे ही समय मिलेगा तो और भी चीज़ें इसको ऐड करूँगा। क्वेश्चन और ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। मेरा कहने का मतलब ये है ताकि ये जल्द से जल्द मैं पॉलिटी को कवर करा दूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग बताएंगे कि ये सीरीज कैसा लग रहा है, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है या तो फिर ये सही चल रहा है। अगर ये सब सही है तो फिर इस कंटिन्यू रखेंगे। मैं अपने स्तर से जितना हो सकता है ये चीज़ें फुल इन्फॉर्मेशन के साथ देने की कोशिश मैं किया हूँ ताकि आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो और अच्छा एक नॉलेज लेकर के जाएँ। तो ये इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का लेंथ काफ़ी हो गया है।